तो देखिए ये हमारी घटना चक्र सीरीज का प्राचीन भारत का ये चौथा वीडियो है, जिसमें हम आगे पढ़ेंगे परंपरागत ज्ञान का जो स्टैटिक जीके होता है उसका ये सेकंड वीडियो है, जिसमें आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो देखिए यामिनी कृष्ण मूर्ति किससे संबंधित हैं? जो यामिनी कृष्ण मूर्ति हैं यह आपके भरतनाट्यम से संबंधित है। यामिनी कृष्ण मूर्ति किससे संबंधित है? यामिनी कृष्ण मूर्ति भरतनाट्यम से संबंधित है। राजा रवि वर्मा किससे संबंधित हैं? राजा रवि वर्मा चित्रकारी से संबंधित हैं। राजा रवि वर्मा किससे संबंधित हैं? राजा रवि वर्मा चित्रकारी से संबंधित हैं। राहुल गांधी एक राजनीतिक से संबंधित हैं, आपको पता ही है। राहुल गांधी किससे संबंधित हैं? राजनीति से। और वसर जाफर क्या हैं? एक क्रिकेटर हैं। वसीम जाफर क्या हैं? एक क्रिकेटर, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के एक क्रिकेटर हैं। कौन? वसीम जाफर। तो देखिए यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम की एक प्रसिद्ध नर्तंगना है। वसीम जाफर क्रिकेटर हैं। राजा रवि वर्मा चित्रकारी से संबंधित हैं तथा राहुल गांधी एक राजनेता हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए यहाँ पे हरिप्रसाद चौरसिया जी बांसुरी से संबंधित। देखिए 4 ऑप्शन होते हैं, इनमें से हमें सही करना होता है। तो ज़रूरी नहीं कि हमें चारों के आंसर पता हो, लेकिन ऐसा है कि हमें 1-2 के आंसर भी पता होते हैं तो हम उस ऑप्शन एलिमिनेशन से कर लेते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। देखिए 90% लोगों को पता होगा हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी से संबंधित हैं। तो आपने देखा दूसरे का सी होना है, तो ये ख़त्म। ठीक है, कौन कौन सा ख़त्म? ये वाला ख़त्म और ये वाला ख़त्म। ठीक है, अब बचे बी और सी। दूसरे का ए होना है। दूसरे का क्या होना है? ए होना है। देखिए एक ही ऑप्शन से आपका पूरा खल्लास। इसलिए पता है, कहते हैं ऐसे क्वेश्चन कठिन रहते हैं। मेरे हिसाब से ऐसे क्वेश्चन सबसे सरल रहते हैं। अगर चारों में से अगर आपने 1-2 का भी पता कर लिया तो आप सही आंसर लगा देते हैं। देखिए जबकि अगर एक ही आता, मान लो ऐसा ही आता बस कि एम एफ हुसैन हैं, फिर क्या करते आप? 4 क्वेश्चन की वजह से आपको ये वाला आ गया और इससे आपने सही आंसर लगा दिया। तो दूसरे का ए देखिए, क्या इसमें है? नहीं है। क्या इसमें है? नहीं है। क्या इसमें है? नहीं है। सिर्फ इसमें है दूसरे का ए। तो आंसर क्या होगा? सी। तो देखिए हम जान लेते हैं कि गौरी देवीलाल जो हैं वो एक गौरी शंकर देवीलाल कथक नृत्य के नृत्यंगना हैं। इसके बाद में जो हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक हैं, एम एफ हुसैन क्या है? एक चित्रकला से संबंधित हैं। एम एफ हुसैन किससे संबंधित हैं? चित्रकला से संबंधित हैं। और जाकिर हुसैन किससे संबंधित हैं? तबला से। जाकिर हुसैन किससे संबंधित हैं? तबला से। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सितार के साथ संबंधित नहीं है? देखिए अमीर खुसरो को सितार का जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है, रविशंकर भी हैं सितार से संबंधित, सितार वादक हैं। लेकिन जो कौन? उस्ताद अलाउद्दीन खां सितार वादक नहीं है। तो जानते हैं उस्ताद अलाउद्दीन खां क्या बजाते हैं? तो उस्ताद अलाउद्दीन खां एक प्रसिद्ध सरोद वादक हैं। सितार और सरोद में अंतर होता है। ठीक है, तो उस्ताद अलाउद्दीन खां सरोद वादक हैं लेकिन सितार वादक नहीं है। ठीक है, सितार वादक नहीं है। ओ शिट। हाँ, तो देखिए कहाँ पे थे। उस्ताद अलाउद्दीन खां एक प्रसिद्ध सरोद वादक हैं। विद्वानों के अनुसार सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी हजरत सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के। तो देखिए अमीर खुसरो किसके दरबार में थे? सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के। किसके? सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी हजरत अमीर खुसरो ने मध्यमदी बीना तथा ईरानी तंबूरे पर 3 तार चढ़ाकर सितार को जन्म दिया। किसने? तो सितार का जन्मदाता कौन है? अमीर खुसरो। उस समय उसका नाम सहतारा रखा गया। फारसी में सह का अर्थ 3 होता है। धीरे धीरे सहतारा बिगड़ते बिगड़ते सितार हो गया और 3 तार के स्थान पर 7 तार तथा 8 तार लगाए जाने लगे। ठीक है, और जो रविशंकर और विलायत अली खां भी सितार वादक हैं। ठीक है, पंडित शिव कुमार शर्मा किसके प्रतिपादक हैं? तो देखिए पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर के प्रतिपादक हैं। और आपसे अगर कोई पूछे बताओ सितार का प्रतिपादक कौन है, तो अमीर खुसरो को भी कहा जाता है।
और पंडित रविशंकर संतूर के वादक हैं। तो पंडित देखिए बहुत सितार अलग होता है क्या, ये 3-4 चीज़ों में कन्फ्यूजन हो सकती है। सितार अलग होता है, ठीक है, सितार, और संतूर अलग होता है, ये संतूर, और इसके बाद में सरोद अलग होता है। तो देखिए इतने वादक यंत्र होते हैं, एक से ही लगते हैं, तो आप इनमें कन्फ्यूज ना हो। तो पंडित शिव कुमार शर्मा प्रसिद्ध संतूर वादक हैं। इनका जन्म जम्मू में 13 जनवरी 1938 को पंडित उमादत्त शर्मा के घर हुआ था। इन्होंने संतूर की लोकप्रियता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। संतूर कश्मीर का एक लोक वाद्य यंत्र है जिसे सूफी संगीत में इस्तेमाल किया जाता था। बाद में पंडित शिव कुमार शर्मा द्वारा इस वाद्य यंत्र में कुछ परिवर्तन करते हुए इसे भारतीय शास्त्रीय संगीत में शामिल किया गया था। वह कौन सा वाद्य यंत्र है जिस पर उस्ताद अमजद अली खान ने निपुणता प्राप्त की, वह है सरोद। तो उस उस्ताद अमजद अली खान ने किस में दक्षता हासिल की थी, सरोद में, ठीक है। और आपसे पूछे शहनाई में, तो शहनाई में है बिस्मिल्ला खां, और पूछे वायलिन तो TN कृष्णन या बीजोग या रघुपालधर, ठीक है, वायलिन के पूछे तो, ठीक है। इसके बाद में आगे चलते हैं। अमजद अली खान निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य से हैं, तो अमजद अली खान व्याख्यात सरोद वादक हैं। अमजद अली खान क्या हैं, व्याख्यात एक सरोद वादक हैं। एन राजम ने किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की थी, तो वायलिन के क्षेत्र में। किसने, एन राजम ने। तो डॉक्टर एन राजम प्रसिद्ध वायलिन वादक हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र यहूदी मेनुहिन से जुड़ा है, तो जो वायलिन है यह यहूदियों में ही ज़्यादा चलता है, आपने भी देखा होगा जो विदेशी यहूदी होते हैं, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र यहूदी मेनुहिन से जुड़ा है, तो वह है वायलिन। तो अमेरिका में जन्मे मेनुहिन एक वायलिन वादक थे। तो देखिए एक जो मेनुहिन है एक क्या वादक हैं, वायलिन वादक हैं, जो कि अमेरिका में जन्मे हैं और जो कि एक यहूदी थे, ठीक है। उन्होंने अपने कैरियर का अधिक समय ब्रिटेन में बिताया। कहाँ पे, ब्रिटेन में। 12 मार्च 1999 में इनकी मृत्यु हो गई। भारतीय वोकल म्यूजिक का प्राचीन रूप है, भारतीय वोकल म्यूजिक ध्रुपद का प्राचीन रूप है। तो भारतीय शास्त्रीय संगीत में ध्रुपद एक गायन शैली है। यह संगीत परंपरा की सबसे पुरानी विद्या है जो अभी तक अस्तित्व में है। ध्रुव एवं पद, जहाँ कविता ध्रुव का एक भाग पंक्ति की तरह उपयोग होता है, ये नाम कविता के दोनों पदों के रूप में एवं इसकी गायन शैली भी इंगित करता है। हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य के वादन के लिए विख्यात हैं, बांसुरी के वादन के लिए विख्यात हैं हरिप्रसाद चौरसिया। तो हरिप्रसाद चौरसिया प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं। इनका जन्म 1 जुलाई 1938 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। इन्हें फ्रांसीसी सरकार द्वारा नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एवं लेटर्स की उपाधि के पुरस्कार के साथ भारत सरकार द्वारा 2000 में पद्म विभूषण, वर्ष 1992 में पद्म भूषण प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, कोर्नाक सम्मान, हाफिज अली खान पुरस्कार ये से नवाजा गया। तो देखिए जो हरिप्रसाद चौरसिया हैं ये बांसुरी वादक हैं। इनका जन्म 1 जुलाई 1938 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। इन्हें फ्रांसीसी सरकार द्वारा नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स, नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स पुरस्कार के साथ भारत सरकार द्वारा वर्ष 2000 में पद्म विभूषण, वर्ष 1992 में पद्म भूषण प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, कोर्नाक सम्मान, हाफिज अली खान पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। किस क्षेत्र में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने प्रसिद्धि पाई थी, शहनाई। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने किस क्षेत्र में प्रसिद्धि पाई थी, शहनाई। तो
तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान प्रसिद्ध शहनाई वादक थे। अपनी कला को उच्च शिखर पर पहुंचाने के कारण वर्ष 2001 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो एकमात्र शहनाई वादक जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया तो वह कौन थे? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। नेक्स्ट पे आते हैं, सही जोड़ी मिलाना संगीतज्ञ और उत्कृष्ट में उन्होंने उत्कृष्टता पाई। तो देखिए हम वही तरीका अपनाएंगे, एक दो को मैच करेंगे और आंसर को ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो हम ऑप्शन को इंक्लूड कर लेते हैं जिससे हम एलिमिनेट करने का आपको आर्ट सिखा सकें। ठीक, तो देखिए हमने अभी आंसर नहीं देखा है, अब हम एलिमिनेशन से करते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे मुझे एक आ रहा है कि भाई बिस्मिल्लाह खां जो है अभी हाल पढ़ा था शहनाई वादक हैं। बिस्मिल्लाह खां क्या है? शहनाई वादक हैं। टी.एन. कृष्णन क्या हैं? वायलिन वादक हैं। टी.एन. कृष्णन क्या हैं? वायलिन वादक हैं। दो आ गए। अब देखते हैं लास्ट में सी और डी किसका है। लास्ट में क्या आना चाहिए हमें? 1 और 2 आना चाहिए लास्ट में। तो क्या 1 2 इसमें है? नहीं है। क्या 1 2 इसमें है? क्या 1 2 इसमें है? नहीं है। क्या 1 2 इसमें है? नहीं है। सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें 1 2 है, वो है बी। ठीक है, तो बी हमारा आंसर होगा। तो देखिए बी हमारा आंसर है। तो याद रखें, क्या याद रख रहे हैं आप कि जो हैं असद अली खां क्या हैं? एक बीना वादक हैं। मल्लिकार्जुन एक शास्त्रीय संगीत से संबंधित हैं। बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक हैं और टी.एन. कृष्णन वायलिन वादक हैं। तो असद अली खां बीना वादक हैं, मल्लिकार्जुन शास्त्रीय संगीत से संबंधित हैं, बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध शहनाई वादक थे, जबकि टी.एन. कृष्णन वायलिन वादक हैं। कला की बंगाल शैली का अग्रदूत कौन था? कला की बंगाल शैली का अग्रदूत रविंद्रनाथ ठाकुर था। देखिए आप धोखे से पेपर में ये मत लगा दीजिए रविंद्रनाथ टैगोर या ठाकुर, क्योंकि बचपन से सुनते सुनते हमें वो नाम रटा गया है रविंद्रनाथ ठाकुर या टैगोर, तो हम उसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। लेकिन देखिए ये अलग हैं। कला की बंगाल शैली का अग्रदूत कौन है? तो ये हैं अवनींद्रनाथ ठाकुर। कौन? अवनींद्रनाथ ठाकुर। तो चित्रकला की बंगाल शैली का अग्रदूत अवनींद्रनाथ ठाकुर को माना जाता है। यामिनी रॉय ने काली घाट शैली की चित्रकला प्रस्तुत की। तो यामिनी रॉय कौन है? काली घाट शैली की चित्रकला, और काली घाट शैली कहाँ की है? कलकत्ता पश्चिम बंगाल की ही है। ठीक है, प्रस्तुत की, जबकि नंदलाल बोस ने आधुनिक भारत शैली को विकसित किया है। आगे बढ़ते हैं। लोक चित्रकला की मधुबनी शैली भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रचलित है? तो देखिए लोक चित्रकला की मधुबनी शैली मिथिला की महिलाओं द्वारा बनाई जाती है, जो कि बिहार में प्रसिद्ध है। तो मधुबनी चित्रकला मिथिलांचल क्षेत्र जैसे बिहार के दरभंगा, मधुबनी एवं नेपाल के कुछ क्षेत्रों की प्रमुख चित्रकला है। मधुबनी चित्रकला दो तरह की होती है, भित्ति चित्र अदीपन या अल्पना। भित्ति चित्र को मिट्टी से पुती दीवारों पर बनाया जाता है। घर की 3 खास जगहों पर बनाने की परंपरा है, जैसे भगवान व विवाहितों के कमरे में और शादी या किसी खास उत्सव पर घर की बाहरी दीवारों पर। मधुबनी भारत के किस राज्य की प्रसिद्ध लोक कृति है? ये बिहार की है। तो मधुबनी किस लोक कृति है? बिहार की। टिप्पानी निम्न में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो टिप्पानी गुजरात का लोक नृत्य है। टिप्पानी निम्न में से किस राज्य का लोक नृत्य है? गुजरात का है। तो टिप्पानी निम्न में से किस राज्य का लोक नृत्य है? गुजरात का है। गुजरात का। और भी याद रखें, गरबा और डांडिया वगैरह। ठीक। शास्त्रीय नृत्य ओडिसी किस प्रदेश की उपजी है? उड़ीसा की। शास्त्रीय नृत्य ओडिसी किस प्रदेश की उपज है? उड़ीसा के। तो उड़ीसा एक शास्त्रीय नृत्य है जो उड़ीसा राज्य से संबंध है। यह नृत्य
देवदासी परंपरा से अनुप्राणित रहता है। यह नृत्य किससे अनुप्राणित रहा है? देवदासी परंपरा से। हाथी गुम्फा लेख में से इसका प्राचीनतम प्रमाण मिलता है। किससे मिलता है? हाथी गुम्फा लेख से। इसका मूल आधार स्रोत भरत मुनि का नाटक शास्त्र, अभिनयन चंद्रिका, अभिनय दर्पण जैसे शास्त्रीय ग्रंथ हैं। इंद्राणी रहमान, कालीचरण पटनायक, सोनल मानसिंह, संयुक्ता पनिग्रही आदि इसके मुख्य नर्तक हैं। किसके? ओडिसी के। संयुक्ता पाणिग्रही किस नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं? अभी हमने पढ़ा। संयुक्ता पाणिग्रही किसके लिए हैं? ओडिसी के लिए हैं। तो अब कोई कन्फ्यूजन होने वाली नहीं है, हमने समझ लिया है किसके लिए हैं? ओडिसी के लिए हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है? तो वो हैं सोनल मानसिंह। सोनल मानसिंह एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है। और किसकी हैं? देखिए, सोनल मानसिंह एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है, जबकि पालघाट मणि अय्यर एक मृदंग वादक तथा सिद्धेश्वरी देवी शास्त्रीय गायिका हैं। मोहिनीअट्टम नृत्य रूप का विकास निम्नलिखित में से मूलतः किस राज्य में हुआ है? मोहिनीअट्टम का केरल में हुआ है। तो मोहिनीअट्टम केरल की एक शास्त्रीय नृत्य शैली है। यह नृत्य प्राचीन देवदासी प्रथा का विकसित रूप है। यह एकल नृत्य है जो महिलाओं द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से किसका गलत जोड़ा बनाया गया है? देखिए, लोक नृत्य और राज। गुजरात, देखिए गुजरात का गरबा बिल्कुल सही है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में नौटंकी होती है, बिल्कुल सही है। तो मतलब बी और सी तो सही हैं। ठीक है। और पश्चिम बंगाल में जटन भी होता है, लेकिन केरल में करगम नहीं होता, ये गलत है। ठीक है। तो हमें गलत ही बताना था। करगम तमिलनाडु का लोक नृत्य है। करगम कहाँ का है? तमिलनाडु का है, ना कि केरल का। करगम कहाँ का लोक नृत्य है? तमिलनाडु का है। करगम तमिलनाडु का लोकप्रिय नृत्य है। निम्नलिखित में से कौन भरतनाट्यम की नर्तिका नहीं है? तो सितारा देवी भरतनाट्यम की नर्तिका नहीं है। निम्नलिखित में से कौन भरतनाट्यम की नर्तिका नहीं है? तो सितारा देवी भरतनाट्यम की नर्तिका नहीं है। सितारा देवी भारत की प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना थी। इनका मूल नाम धनलक्ष्मी और घर का नाम धन्नो था। घर का नाम क्या था? धन्नो था। इन्हें संगीत नाटक अकादमी सम्मान 1969, पद्मश्री 1973 एवं कालिदास सम्मान 1995 आदि पुरस्कार प्राप्त किए गए। ठीक है। तो आपसे पूछ सकता है, बताओ तो देखिए, सितारा देवी किसकी भरतनाट्यम की नहीं है, जबकि किसकी हैं ये आपकी कथक की हैं। सितारा देवी किसकी हैं? कथक की हैं। ठीक है। जबकि अब आपके गीता रामचंद्रन, लीला सैमसन और सोनल मानसिंह ये सब भरतनाट्यम की हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय लोक नृत्य है? तो देखिए, इसमें ये मोहिनीअट्टम ये तो शास्त्रीय कथकली शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है। भारतीय लोक नृत्य है। तो यहाँ पे ये जो गरबा है ये भारतीय लोक नृत्य है। गरबा क्या है? एक भारतीय लोक नृत्य है। तो देखिए, गरबा गुजरात का है, भारतीय लोक नृत्य है, जबकि शेष तीनों विकल्प शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। गरबा नृत्य गुजराती महिलाओं द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। यह नृत्य नवरात्रि, शरद पूर्णिमा, बसंत पंचमी, होली और अन्य उत्सवों पर किया जाता है। जबकि यहाँ पे मोहिनीअट्टम एक शास्त्रीय नृत्य है, कथकली शास्त्रीय नृत्य है और मणिपुरी भी शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट आते हैं, भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है भरतनाट्यम। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। कथकली केरल का है। ओडिसी उड़ीसा का है। ओडिसी उड़ीसा का है। तो भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। कथकली केरल का है। ओडिसी उड़ीसा का है। निम्न में से कौन सा सुमेलित है? भरतनाट्यम आंध्र प्रदेश का है, गलत। कुचिपुड़ी मध्य प्रदेश का है, गलत। कुचिपुड़ी मध्य प्रदेश का है, गलत। कथकली केरल का है, सही। कथक तमिलनाडु का है, गलत। कथक उत्तर प्रदेश का है।
तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, कथकली केरल का है तथा कथक उत्तर प्रदेश का है। निम्न में से कौन सा योग में सही सम्मिलित है? तो देखिए भरतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु का है, ये बिल्कुल सही है। कथकली कर्नाटक का है, गलत। कथकली केरल का है। उड़ीसा का है, सही है। और आपका कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का सही है। तो हमारा आंसर क्या होगा? बी, जो कि गलत है। तो निम्नलिखित में से कौन सा योग में गलत है? तो देखिए घूमर राजस्थान का है, बिल्कुल सही है। भांगड़ा पंजाब, ये भी सही है। बिहू लावणी महाराष्ट्र, ये भी सही है। लेकिन जो बिहू है बिहार का नहीं बल्कि असम का है। तो बिहू राजस्थान, देखिए राजस्थान में घूमर होता है, असम में बिहू। असम राजस्थान का कौन सा है? घूमर है। असम का बिहू असम का है। भांगड़ा पंजाब का है। लावणी महाराष्ट्र का है। कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से शुरू हुआ था? यह केरल से शुरू हुआ था। तो 17वीं शताब्दी में कथकली शास्त्रीय नृत्य का विकास केरल से प्रारंभ हुआ था। कोटारकरा थामपुरान वीरा केरला नामक राजा ने जिसे रामनट्टम का आविष्कार किया था उसी का है विकसित रूप है। इसके प्रमुख नृत्य कलाकार हैं। इसके अब देखिए कथकली के प्रमुख नृत्य कलाकार कौन कौन से हैं? मृणालिनी साराभाई, कृष्ण कुट्टी, आनंद शिवरामन, कृष्ण नायर और शांताराम आदि। कथकली नृत्य का प्रचलन किस राज्य में है? कथकली नृत्य का प्रचलन केरल में है। निम्नलिखित में से कौन एक दक्षिण भारतीय नृत्य शैली है? तो दक्षिण भारतीय नृत्य शैली, देखिए दक्षिण भारत में हमारा क्या आता है? तो देखिए उत्तर प्रदेश तो उत्तर भारत में आता है, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपका उड़ीसा में आता है, ये तो होगा नहीं। और मणिपुर तो इधर आता है, ये भी नहीं। तो ये कथकली होगा क्योंकि ये केरल में आता है। केरल हमारा क्या दक्षिण भारत का भाग है। गुरु गोपीनाथ प्रतिपादक थे। गुरु गोपीनाथ किसके प्रतिपादक थे? ये कथकली के प्रतिपादक थे। तो गुरु गोपीनाथ कथकली के प्रतिपादक थे। तो गुरु गोपीनाथ कथकली के प्रतिपादक थे। अन्य नर्तकों में कलतोल नारायण मेनन, मृणालिनी साराभाई, उदय शंकर एवं कृष्ण कुट्टी हैं। कथकली नृत्य शैली का सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण संस्थान केरल कला मंडलम है। यक्षगान लोक नृत्य का संबंध किस भारतीय राज्य से है? यक्षगान का संबंध कर्नाटक से है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। यक्षगान लोक नृत्य का संबंध किस भारतीय राज्य से है? कर्नाटक से है। तो यक्षगान कर्नाटक का राज्य लोक नृत्य है। यक्षगान कर्नाटक का एक पारंपरिक नृत्य नाट्य स्वरूप है। यह सर्वोत्तम नाट्य की प्रस्तुति, शास्त्रीय संगीत, नृत्य कला और प्राचीन लिपियों का एक भव्य मिश्रण प्रकट करता है। बांग्ला जो है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य शास्त्रीय रूप है? ये ओडिसी। देखिए बांग्ला एक लोक नृत्य है, ये सब लोक नृत्य हैं, लेकिन जो शास्त्रीय है वो कौन सा है? ओडिसी, ठीक है। तो शास्त्रीय नृत्य शेष लोक नृत्य हैं। गरबा एक नृत्य है। तो गरबा एक गुजरात का नृत्य है। गरबा कहाँ का नृत्य है? गरबा गुजरात का नृत्य है। तो डांडिया गुजरात का एक लोकप्रिय नृत्य है। इसके अतिरिक्त गुजरात के प्रमुख नृत्य गरबा, ठीक है, गरबा और कौन से? झकोलिया, टिपानी, दीपक नृत्य, पनिहारी नृत्य, भवई, रासलीला और लास्या, ये सब गुजरात के हैं। कौन कौन से? गरबा, झकोलिया, टिपानी, दीपक नृत्य, पनिहारी नृत्य और भवई और रासलीला और लास्या, ये भी सब गुजरात के हैं। डांडिया लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ये गुजरात से संबंधित है। डांडिया लोक नृत्य किससे संबंधित है? गुजरात से संबंधित है, ठीक।
तो गुजरात से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक निम्नलिखित में से कौन सा एक कर्नाटक संगीत का 1 मिनट और ले जाओ। हाँ, तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक कर्नाटक संगीत का रूप नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कर्नाटक संगीत का रूप नहीं है, तो वो है टप्पा। टप्पा एक कर्नाटक संगीत का रूप नहीं है। टप्पा एक कर्नाटक संगीत का रूप नहीं है। तो टप्पा कर्नाटक संगीत का रूप नहीं है, पंजाबी संगीत का रूप है। कुचिपुड़ी की कहाँ की कृति है, अभी हमने बताया आंध्र प्रदेश। देखिए ऐसे याद रखें आप। देखिए जब अंधे पुड़ी बनाते हैं तो वह कच्ची रह जाती है। जब अंधे पुड़ी बनाते हैं तो वह कच्ची रह जाती है। बिल्कुल कभी नहीं भूलेंगे। देखिए बुरा ना मत मानना, अंधे का ऐसा नहीं, वो तो याद करने हैं। जब अंधे लोग बेचारे पुड़ी बनाते हैं तो उनकी पुड़ी कच्ची रह जाती है। तो कच्ची पुड़ी मतलब कुचिपुड़ी। और अंधे आंध्र प्रदेश। तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का एक गांव है जिसके नाम पर इस नृत्य का नाम रखा गया है। कुचिपुड़ी को इसके वर्तमान स्वरूप में ले जाने का श्रेय वेदांत लक्ष्मी नारायण शास्त्री किसको दिया जाता है? वेदांतम लक्ष्मी नारायण शास्त्री को दिया जाता है। वेदांतम सत्यनारायण शर्मा को जाता है। इसके नर्तक वेमपत्ति सत्यनारायण, यामिनी कृष्णमूर्ति, चित्कारण मूर्ति इत्यादि हैं। आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य है कुचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य क्या है? कुचिपुड़ी है। कुचिपुड़ी नृत्य नाटक किस राज्य से संबंधित है? कुचिपुड़ी नृत्य नाटक आंध्र प्रदेश से संबंधित है। कुचिपुड़ी नृत्य नाटक किस राज्य से संबंधित है? कुचिपुड़ी नृत्य नाटक आंध्र प्रदेश से संबंधित है। निम्न में से कौन सा लोक जनजातीय नृत्य कर्नाटक से संबंधित है? तो यक्षगान कर्नाटक से संबंधित है। तो यक्षगान कर्नाटक का अर्थशास्त्रीय नृत्य है। इसमें ग्रामीण पृष्ठभूमि की एक नृत्य शैली है जिसमें कथा एवं नृत्य दोनों का समावेश होता है। इस नृत्य की भाषा कन्नड़ तथा विषय पौराणिक हिंदू महाकाव्यों पर आधारित होता है। सूत्रधार एवं विदूषक इसके मुख्य पात्र हैं यक्षगान के। निम्न में से कौन सुप्रसिद्ध तबला वादक है? तो जाकिर हुसैन सुप्रसिद्ध तबला वादक हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध गायक है? तो यहाँ पे कौन है? पंडित जसराज एक प्रसिद्ध संगीतज्ञ गायक हैं। पंडित जसराज क्या हैं? एक प्रसिद्ध गायक हैं। तो पंडित जसराज क्या हैं? एक प्रसिद्ध गायक हैं। तो देखिए यहाँ पे उनका घराना पता कर लेते हैं। तो पंडित जसराज एक प्रसिद्ध गायक हैं। उनका संबंध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के मेवाती घराने से है। तो पंडित जसराज किस घराने से हैं? मेवाती घराने से हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो देखिए अमीर खुसरो सरोद भीमसेन जोशी गायन, ये तो सही है। उत्पल दत्त फिल्म, ये भी सही है। शंभू महाराज कथक, यही गलत लग रहा है क्योंकि ये सितार से संबंधित हैं। तो देखिए अमीर खुसरो सितार वादन से संबंधित हैं, ना कि सरोद से। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। चंडीगढ़ का रॉक गार्डन किसका बनाया हुआ है? नेकचंद का। चंडीगढ़ का जो रॉक गार्डन है ये किसका बनाया हुआ है? नेकचंद का। चंडीगढ़ का रॉक गार्डन किसका बनाया हुआ है? नेकचंद का। चंडीगढ़ का रॉक गार्डन किसका बनाया हुआ है? नेकचंद का। चंडीगढ़ का रॉक गार्डन किसका बनाया हुआ है? नेकचंद का। नेकचंद द्वारा निर्मित चंडीगढ़ का रॉक गार्डन नेकचंद द्वारा निर्मित चंडीगढ़ का रॉक गार्डन विश्व विख्यात है। इसे नेकचंद रॉक गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। इसे किसके नाम से भी जाना जाता है? नेकचंद रॉक गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखें चंडीगढ़ का जो रॉक गार्डन है ये विश्व विख्यात है। इसे नेकचंद रॉक गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। बड़ा इमामबाड़ा
कहाँ स्थित है? बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में है। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ पे स्थित है? बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में है। बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में स्थित है। इसे नवाब आसफउद्दौला ने 1784 में बनवाया था। बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिरों के गर्भगृहों में निम्न में से क्रमशः किन देवी देवताओं की पूजा होती है? तो देखिए, बद्रीनाथ और केदारनाथ में जो विष्णु जी, ठीक है, और शिव जी की पूजा होती है। बद्रीनाथ में विष्णु जी की और केदारनाथ में शिव जी थी। तो बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिरों के गर्भगृहों में विष्णु जी और शिव जी की पूजा होती है। तो बद्रीनाथ और केदारनाथ उत्तराखंड के दो प्रमुख तीर्थ स्थल हैं। बद्रीनाथ में विष्णु की विग्रह की पूजा होती है, जबकि केदारनाथ में शिव की विग्रह की पूजा होती है। धार्मिक त्योहारों, दुर्गा पूजा किस राज्य में उत्साह के साथ मनाया जाता है? पश्चिम बंगाल का एक तरीके से राजकीय त्यौहार था दुर्गा पूजा, ठीक है अभी भी। तो दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल का एक प्रमुख त्यौहार है, मतलब राजकीय त्यौहार नहीं बता रहा हूँ, मतलब बहुत धूमधाम से एक जो प्रो त्यौहार होता है ना किसी राज्य का, कि सबसे ज़्यादा कौन सा त्यौहार मनता है उस टाइप का। तो दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल का एक धार्मिक त्यौहार है जिसे उत्साह के साथ मनाया जाता है। यहाँ पर काली पूजा का भी प्रचलन है। अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया में स्थित है, जिसे सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया था। तो अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण कंबोडिया के खमेर राजा, देखिए कंबोडिया पहले एक तरीके से हिंदू राज्य था और हिंदुओं का ही शासन था, जो कि आज कंबोडिया अलग दूसरी कंट्री है, ठीक है। तो कंबोडिया के खमेर राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने 12वीं शताब्दी में करवाया था। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। इकेबाना एक जापानी कला है। इकेबाना एक जापानी कला है जो कि फूलों की सजाने से संबंधित है। जो इकेबाना क्या है? एक जापानी कला है जो कि फूलों को सजाने से संबंधित है। तो इकेबाना एक जापानी कला है जो कि फूलों को व्यवस्थित रूप से सजाने से संबंधित है। इसे कार्डो के नाम से भी जाना जाता है। वात्सल मेला प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है? वात्सल मेला प्रतिवर्ष नई दिल्ली में आयोजित किया जाता है। देखिए, आपसे पूछे गंगा सागर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो पश्चिम बंगाल में आयोजित किया जाता है। और आपसे पूछे वात्सल मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो आप नई दिल्ली में किया जाता है। और आपसे पूछे पुष्कर मेला कहाँ किया जाता है? तो राजस्थान में किया जाता है, ठीक है। तो वात्सल मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? नई दिल्ली में। तो वात्सल मेला प्रतिवर्ष दिल्ली हाट नई दिल्ली में आयोजित किया जाता है। सरोद में कितने तार होते हैं? सरोद में 19 तार होते हैं। सरोद में देखिए, कोई पूछता है सरोद संतूर सितार, इनमें क्या अंतर है? तारों का अंतर है दोस्तों, तारों का और थोड़ा उनके थोड़े साइज का बस, और देखने में सेम से ही लगते हैं। तो देखिए, सरोद में कितने तार होते हैं? 19 तार होते हैं। सरोद में कितने तार होते हैं? 19 तार होते हैं। तो पारंपरिक सरोद में 17 से 25 तक तार हो सकते हैं, ठीक है। 17 से कम नहीं होंगे और 25 से ज़्यादा नहीं होंगे। हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते, ये तो सबको ही पता है, ठीक है। तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। इसके नीचे की पट्टी में मुंडकोपनिषद का सूत्र सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में संस्कृत भाषा में लिखी गई है। भारत सरकार द्वारा 26 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को। निम्नलिखित में से कौन लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित है? तो राजस्थान से कौन सा लोक नृत्य संबंधित है? तो राजस्थान से आपका सुई सुनी है। राजस्थान से संबंधित सुई सुनी थोड़ी है, हाँ, राजस्थान से ही संबंधित है। तो राजस्थान से ही आपका कौन सा लोक नृत्य संबंधित है? सुई सुनी है। सुई सुनी, देखिए ऐसा समझ लीजिए कि राजस्थान में है रेगिस्तान। राजस्थान में क्या है? रेगिस्तान। और रेगिस्तान में होती है बहुत ज़्यादा गर्मी। रेगिस्तान क्या होता है? बहुत ज़्यादा हॉट होता है।
अब यहाँ पे क्या होता है, जब आप जाते हैं तो इतनी गर्मी लगती है कि आपको पसीने से सुई सी छिदती हैं, इतनी गर्मी में सुई सी छिदने लगती हैं बॉडी में। तो इसलिए याद रखें सुई सुनी कहाँ का है, राजस्थान का है। तो देखिए गिंद, चक्री, गंगोर, तेराताली, ख्याल, खूलन, लीला, झूमा, सुई सुनी इत्यादि राजस्थान के लोक नृत्य। देखिए एक होता है तेरताली, एक होता है तेरताली जो कि मध्य प्रदेश का है, ठीक है। और ये है तेराह ताली, ओ सॉरी, हाँ ये क्या है, तेरह ताली जो कि राजस्थान का होगा। और कौन कौन सा, गिंद, चक्री, गंगोर, ख्याल, खलून, लीला, झूमा, सुई सुनी इत्यादि राजस्थान के लोक नृत्य हैं, ठीक है। रऊफ जम्मू एवं कश्मीर तथा झोरा उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड का लोक नृत्य है। झोरा कहाँ का, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का है, जबकि बीदी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। तबल चोंगली किस राज्य के लोक नृत्य का रूप है, ये असम का है। तबल चोंगली किस राज्य के लोक नृत्य है, ये असम का है। तो तबल चोंगली असम का लोक नृत्य है। बिहू खेल गोपाल, बिहू तबल चोंगली असम का लोक नृत्य है। बिहू जो है, बिहू तबल चोंगली कहाँ का है, असम का। तबल चोंगली कहाँ का है, असम का है, ठीक है। बिहू खेल गोपाल, बिहू खेल गोपाल, कैनोई इत्यादि अन्य प्रमुख यहाँ के लोक नृत्य हैं, ठीक है। नौटंकी निम्न में से किस राज्य का लोक नृत्य है, नौटंकी उत्तर प्रदेश का है। नौटंकी कहाँ पे की जाती है, उत्तर प्रदेश में। देखिए उत्तर प्रदेश में जब योगी की सरकार बनती है तो अखिलेश यादव बहुत नौटंकी करते हैं, ठीक है। तो अखिलेश यादव बहुत नौटंकी करते हैं, तो इससे याद रखें उत्तर प्रदेश। तो नौटंकी उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। इसके अतिरिक्त रासलीला, ठीक है, रामलीला। देखिए वहाँ पे उत्तर प्रदेश में क्या है, अयोध्या, जहाँ पे राम जी का भव्य मंदिर है, तो कहीं ना कहीं रामलीला वहीं होगी, तो इसलिए रामलीला भी कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का है। चरकुला ये भी उत्तर प्रदेश का है, और रसिया आदि भी उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं। भीलों के प्रसिद्ध लोक नाटक का नाम क्या है, गबरी। गबरी भीलों के प्रसिद्ध लोक नाटक का नाम है। तो गबरी भीलों का प्रसिद्ध लोक नृत्य नाटक है। इसके अंतर्गत शिव एवं पार्वती की आराधना की जाती है। गीता और नृत्य द्वारा अपनी जीविका उपार्जित करने वाली एक दक्षिण राजस्थानी जनजाति है, यह है गरासिया। गरासिया जनजाति जो है वह गीत और नृत्य के द्वारा अपनी जीविका उपार्जित करती है। तो गीत और नृत्य द्वारा अपनी जीविका उपार्जित करने वाली एक दक्षिण राजस्थानी जनजाति गरासिया है। कौन सी है, गरासिया है। निम्न में से कौन सा लोक नृत्य जम्मू एवं कश्मीर से संबंधित है, तो ये है आपका रौफ। कौन सा, राउफ। तो राउफ आप सुई सुनी राजस्थान का है, और राउफ कहाँ का है, आपका जम्मू कश्मीर का। तो जम्मू एवं कश्मीर के प्रमुख लोक नृत्यों में से एक राउफ नृत्य में महिलाएं समूह में नृत्य करती हैं। यहाँ के अन्य लोक नृत्य हिक्कत, चाकरी और भारब गीत हैं। हिक्कत कौन कौन सा है, और देखिए हिक्कत क्या है, कश्मीर वालों को हमसे दिक्कत बोला हिक्कत, बोली हिक्कत, एक मतलब एक हिक्कत बोली कश्मीर वालों से क्या है, कश्मीर वालों को क्या है मुझसे दिक्कत, बोली आपकी हिक्कत, ठीक है। चाकरी और भारवा गीता। निम्न में से कौन सा लोक जनजातीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है, सौरा। सौरा कहाँ का है, उत्तर प्रदेश से संबंधित है, ठीक है। तो सौरा नृत्य बुंदेलखंडवासी कृषक अपनी फसलों को काटते समय हर्ष प्रकट करने के लिए उद्देश्य से करते हैं। पटेटी किसका त्योहार है, पटेटी पारसियों का त्योहार है। तो पटेटी पारसियों का त्योहार है। यह पश्चाताप दिवस के रूप में मनाया जाता है। मुख्यतः यह आत्मविश्लेषण इंट्रोस्पेक्शन का दिन होता है, जो जोरोस्ट्रियन कैलेंडर वर्ष के अंतिम दिन मनाया जाता है। आधुनिक हिंदी साहित्य का अग्रणी साहित्यकार कौन है,
भारतेंदु हरिश्चंद्र। आधुनिक हिंदी साहित्य का अग्रणी साहित्यकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी साहित्य तथा हिंदी रंगमंच का पितामह कहा जाता है। इनकी विद्वत्ता से प्रभावित होकर विद्वत्ताओं ने इन्हें भारतेंदु की उपाधि धारण की है। ललित कला अकादमी किसके संवर्धन के लिए समर्पित है? ललित कला अकादमी ललित कला के लिए समर्पित है। 5 अगस्त 1954 को भारत सरकार द्वारा स्थापित ललित कला अकादमी स्वतंत्र भारत में गठित एक स्वायत्त संस्था है जो ललित कलाओं के क्षेत्र में कार्य करने के लिए स्थापित किया गया था। यथा मूर्ति कला, चित्रकला, ग्राफ कला, गृह निर्माण कला आदि हैं। निम्न वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव महोत्सव में मध्य प्रदेश में कौन सा नहीं मनाया जाता है? तो देखिए यहाँ पे कौन सा उत्सव नहीं मनाया जाता। देखिए कालिदास सम्मान तो मनाया जाता होगा, ठीक है, और उस्ताद अलाउद्दीन उत्सव सी लग रहा है मुझे आंसर, क्या सी, सॉरी ये है मारवाड़ा उत्सव। मारवाड़ा उत्सव, तो मारवाड़ा उत्सव प्रतिवर्ष कुंवार माह में अश्विन कुंवार माह में जोधपुर राजस्थान में मनाया जाता है। यह 2 दिवसीय समारोह होता है जो राजस्थान के नायकों के याद में आयोजित होता है। भारत में नृत्य, नाटक और संगीत को विकास को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसकी है? संगीत नाटक अकादमी की है। देश विदेश में भारतीय संगीत के प्रचार प्रसार तथा नृत्य, नाटक एवं संगीत के विकास के उद्देश्य से भारत ने संगीत नाटक अकादमी की स्थापना की। अपनी समन्वयकारी भारत में नृत्य, नाटक और संगीत के विकास को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसकी है? संगीत नाटक अकादमी की। तो देश विदेश में भारतीय संगीत के प्रचार प्रसार तथा नृत्य, नाटक एवं संगीत के विकास के उद्देश्य से भारत सरकार ने संगीत नाटक अकादमी की स्थापना की। अपनी समन्वयकारी एवं विकासशील गतिविधियों के अंग के रूप में यह प्रतियोगिताएं, गोष्ठियां तथा संगीत सम्मेलन का आयोजन करती है। अकादमी का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। संगीत नाटक अकादमी द्वारा भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूप में केवल सन 2000 में मान्यता प्राप्त शास्त्रीय नृत्य मूलतः कहाँ का है? असम है। तो संगीत नाटक अकादमी द्वारा भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूप में सन 2000 में मान्यता प्राप्त शास्त्रीय नृत्य मूलतः कहाँ का है? असम का है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछता है कि शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है? असम का। शास्त्रीय नृत्य असम से संबंधित है। संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष के रूप में भूपेन हजारिका ने असम के शास्त्रीय नृत्य को भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूप में वर्ष 2000 में मान्यता दिलवाई थी। अब हम स्टैटिक जीके में कुछ जो पुस्तकें हैं उनकी बात करेंगे जो कि ये फिक्स टाइप की हैं जो पूछ ली जाती हैं। करंट वाली पुस्तकें नहीं है, फिक्स टाइप की, ठीक है। आज़ाद बचपन की ओर नामक पुस्तक किस लेखक द्वारा लिखी गई है? कैलाश सत्यार्थी द्वारा, जिन्हें शांति में नोबेल पुरस्कार भी मिला है। आज़ाद बचपन की ओर नामक पुस्तक किस लेखक के द्वारा लिखी गई है? कैलाश सत्यार्थी के द्वारा। हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल किस लेखिका द्वारा लिखी गई है? राम कमल मुखर्जी के द्वारा। हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल किस लेखक द्वारा लिखी गई है? राम कमल मुखर्जी के द्वारा। द गीता फॉर चिल्ड्रन नामक पुस्तक के लेखक हैं रूपा पाई। द गीता फॉर चिल्ड्रन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? रूपा पाई। उस उपन्यास मैसाल गैप के लेखक चार्ल्स स्ट्रॉस हैं, सही है। उपन्यास द सिटी एंड द सिटी के लेखक चाइना गिएबिल्ले हैं, सही है। उपन्यास एक्स लेरांडो के लेखक चार्ल्स स्ट्रॉस हैं, सही है। उपन्यास द बाइंड अप गर्त के लेखक पाओलो बैकिलुपी हैं, सही है।
उपन्यास एटोनमेंट के लेखक इयान मैकेवन है, सही है। उपन्यास व्हाइट टीथ के लेखक जेडी स्मिथ हैं, सही है। व्हाइट टीथ के लेखक कौन है? जेडी स्मिथ। विंग्स ऑफ फायर किसके लेखक हैं? के लेखक कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम। और ओपन आंद्रे अगासी की आत्मकथा। ओपन क्या है? आंद्रे अगासी की आत्मकथा है। उपन्यास द ग्रेट गट्सबाय के लेखक स्कॉट फिट्जगेराल्ड हैं। 2016 का द हिंदू पुरस्कार जीतने वाला किताब जिन्ना ऑफन केम टू अवर हाउस। जिन्ना ऑफन केम टू अवर हाउस के लेखक कौन है? करण दोषी हैं। द विंडफॉल के लेखक कौन है? दीक्षा बसु हैं। शेक्सपियर के किस नाटक के विषय में हाल ही में यह दावा किया गया है कि उसकी गलत तिथि अंकित की गई है? हेमलेट। अखाड़ा दी ऑथोराइज्ड बायोग्राफी ऑफ महावीर किस महावीर सिंह फोगाट के लेखक कौन है? सौरभ दुग्गल। अखाड़ा दी ऑथोराइज्ड बायोग्राफी ऑफ महावीर फोगाट के लेखक कौन है? सौरभ दुग्गल। कौन सी पुस्तक शशि थरूर द्वारा लिखी गई है? एन एरा ऑफ डार्कनेस। तो उपन्यास हाफ ऑफ अ येलो सन के लेखक चिमामंदा नागोजी अदिची हैं। उपन्यास मिडिल सेक्स के लेखक जेफरी यूगेनिडेस हैं। सिक्स मशीन आई डोंट लाइक क्रिकेट आई लव इट। किस प्रसिद्ध बल्लेबाजी की आत्मकथा है? क्रिस गेल की। माई स्टोरी किस प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी की जीवनी है? माइकल क्लार्क की। माई स्टोरी किस प्रसिद्ध खिलाड़ी की जीवनी है? माइकल क्लार्क की। किस लेखक द्वारा अनुभवी अभिनेत्री रेखा की जीवनी रेखा द अनटोल्ड स्टोरी लिखी गई है? यसीर उस्मान ने। जूलियस सीजर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? विलियम शेक्सपियर। मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊँ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जिम कॉर्बेट। हैं। दास कैपिटल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? चार्ल्स डार्विन। ओलिवर ट्विस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? चार्ल्स डिकेंस। एलिस इन द वंडरलैंड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? लुइस कैरोल। दी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर द मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ मनमोहन सिंह नामक पुस्तक के लेखक कौन है? संजय बारू। इंडिया एट रिस्क नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जसवंत सिंह। इग्नाइटेड माइंड्स नामक किताब के लेखक कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम। बेन-हर अ टेल ऑफ द क्रिस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? लुई वॉलेस। अनब्रेकेबल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मेरी कॉम। मेकिंग इंडिया ऑसम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? चेतन भगत। वॉरशिपिंग फॉल्स गॉड्स नामक के पुस्तक के लेखक कौन है? अरुण शौरी। ए प्रिंजर्स स्क्रैप बुक नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एल.के. आडवाणी। लाइफ ऑफ पाई नामक किताब के लेखक कौन है? यान मार्टेल। बेटिंग फॉर द महात्मा नाम के पुस्तक के लेखक कौन है? आर.के. नारायण। बेटिंग फॉर द महात्मा आर.के. रामायण। तो देखिए हमने अब कुछ पुस्तकें सीखी थी, इसके बाद में आप बाकी की पुस्तकें कल कंटिन्यू करेंगे और आज हम कुछ दूसरा टॉपिक भी पढ़ते हैं। तो वो है शब्द संक्षेप एब्रिविएशन। ठीक है, वर्ड एब्रिविएशन का शॉर्ट फॉर्म, मतलब जैसे SD लिखा है तो SD का फुल फॉर्म क्या है? शुभम धाकड़। ऐसे तो FICCI का संक्षिप्त रूप क्या है? किसका? FICCI फिक्की।
क्या है ये? फिक्की, FICCI, इसे हम फिक्की भी कह देते हैं। तो FICCI फिक्की का असंक्षिप्त रूप क्या है? तो FI, देखिए FICCI फिक्की। तो फिक्की का है फेडरेशन, F फॉर फेडरेशन, ऑफ, I फॉर इंडिया, ठीक है, C फॉर चैम्बर ऑफ, C फॉर कॉमर्स, और I फॉर इंडस्ट्रीज। तो फिक्की का फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। फिक्की का फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज। फिक्की, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं ASCII का संक्षिप्त रूप क्या है? किसका? ASCII, आस्की का संक्षिप्त असंक्षिप्त रूप क्या है? ये संक्षिप्त है, मतलब शॉर्ट फॉर्म को संक्षिप्त कहते हैं, और जो शॉर्ट ना हो वो असंक्षिप्त। तो आस्की का असंक्षिप्त रूप क्या है? आस्की का। तो देखिए आस्की का असंक्षिप्त रूप क्या है? आस्की का, किसका? आस्की का। आस्की का देखिए, हाँ, आस्की का असंक्षिप्त रूप क्या है? तो ये है आस्की आपकी। इसका असंक्षिप्त रूप है अमेरिकन, ठीक है, स्टैंडर्ड कोड फॉर, कुछ गलत हो गई, जहाँ आई आएगा, कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो आस्की का फुल फॉर्म क्या है? ASCII। तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। आस्की का फुल फॉर्म क्या है? ASCII का फुल फॉर्म क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरचेंज इंफॉर्मेशन, सॉरी, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। CSO का पूर्ण विस्तार क्या है? CSO का पूर्ण विस्तार, CSO का पूर्ण विस्तार क्या है? तो सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन। PDS का असंक्षिप्त रूप क्या है? PDS का पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ICICI का संक्षिप्त रूप क्या है? ICICI। तो इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ICICI का फुल फॉर्म है, ICICI। तो ICICI इंडियन इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। IMF का पूर्ण रूप क्या है? इंटरनेशनल मॉनिटर फंड। IF का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF का है, ठीक है। PDF का पूर्ण रूप है, PDF का पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल। PDF का फुल फॉर्म क्या है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल। जो मोबाइल में आपकी PDF होती है, आप कहते हो PDF भेज दो, उसका फुल फॉर्म क्या होता है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल। ABM का पूर्ण रूप है, ABM एंटी बैलिस्टिक मिसाइल का है। ABM का किसका है? ABM लिखा है तो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है। PVC का पूर्ण रूप क्या है? PVC का पॉलीविनाइल क्लोराइड, क्या? पॉलीविनाइल क्लोराइड। UDP का क्या है? तो UDP का है यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। UDP का क्या है? यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल, ठीक। नाटो का पूरा नाम क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, भी होगा, ठीक है। तो नाटो का फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो का पूरा नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। RAMF किसका संक्षिप्त रूप है? यह है रैपिड एक्शन फोर्स का, रैपिड एक्शन फोर्स, रैपिड एक्शन फोर्स। तो RAF का पूर्ण रूप रैपिड एक्शन फोर्स है।
NREGP किसका संक्षिप्त रूप है? NREGP किसका संक्षिप्त रूप है? यह है आपका नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, नरेगा। नरेगा होता था ना, तो उसको पहले हम नरेगा NREGP कहते थे, लेकिन अब इसका नाम बदला गया है, मनरेगा हो गया है। तो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, तो NREGP का फुल फॉर्म है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, ठीक है। RMSA का तात्पर्य है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। RMSA राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। तो RMSA का तात्पर्य राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान है। यह केंद्र प्रशासित योजना है जिसे मार्च 2009 में लॉन्च किया गया था। इंटरनेट के पते में HTTP का सही विस्तृत रूप है। तो इंटरनेट के पते में HTTP का मतलब क्या होता है? तो देखिए HTTP का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल क्या होता है? HTTP का मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो HTTP का पूर्ण रूप होता है HTTP का पूर्ण रूप होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। NIIO का पूरा स्वरूप क्या है? NIIO का पूरा स्वरूप क्या है? NIIO का पूरा स्वरूप क्या है? तो देखिए लिख लेते हैं NIEO। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ऑपरेशन, न्यू इंडियन इकोनॉमिक ऑर्डर, न्यू इंटरनेशनल एक्सपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन, पहला ही लग रहा है मुझे, देखते हैं क्या होता है। सॉरी, डी है, डी आंसर है। तो NIEO का पूरा नाम है न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। न्यू का फुल फॉर्म क्या है? NIEO का तो न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, 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 न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। संप्रंग सरकार द्वारा हाल में गठित NMCC का अभिप्राय क्या है? तो संप्रंग सरकार द्वारा हाल ही में गठित NMCC का अभिप्राय है, तो NMCC संप्रंग सरकार द्वारा हाल में गठित NMCC का अभिप्राय है। तो NMCC का अभिप्राय किससे है? नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल। किसका? NMCC नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस और काउंसिल, ठीक। तो नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल की स्थापना भारत सरकार द्वारा वर्ष 2005 में विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने वाली रणनीति के विकास हेतु की गई थी। CTBT का पूर्ण रूप है। CTBT किसका पूर्ण रूप है? तो देखिए CTBT किसका है, इम्पोर्टेंट है, याद रखें। CTBT है आपका कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी, कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी। देखिए CTBT का क्या है? C फॉर कॉम्प्रहेंसिव, T फॉर टेस्ट, ठीक है, और B फॉर बैन और T फॉर ट्रीटी। तो CTBT क्या है? कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी। CTBT कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी। तो CTBT का पूरा नाम कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी है। इसे अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने वर्ष 1993 में परमाणु परीक्षणों पर विश्वव्यापी प्रतिबंध लगाने के लिए लाया था। सितंबर 1996 को इसे यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली द्वारा स्वीकार किया गया। 13 फरवरी
13 फरवरी 2019 तक 184 ने संधि पर हस्ताक्षर कर दिया है। तो कॉम्प्रेसिव टेस्ट ब्रेन TTS जो CTBT है ना, यह कोई भी देश परमाणु का बम का परीक्षण न करे, परमाणु हथियार न बनाए, उससे रिलेटेड है ये क्या CTBT। ATM का पूरा नाम है, ATM का पूरा नाम है ऑटोमेटिक टेलर मनी, ऑटोमेटिक टेलर मनी। तो ATM का पूरा नाम क्या है? ऑटोमेटिक नहीं, ऑटोमेटेड टेलर मनी, ऑटोमेटेड टेलर मनी, ऑटोमेटेड टेलर मनी। तो ATM का पूरा नाम है ऑटोमेटेड टेलर मनी मशीन, सॉरी मनी कह रहा हूँ, मशीन है। तो ATM का पूरा नाम है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। विभिन्न प्रकाशनों में ATM का पूर्ण रूप ऑटोमेटिक टेलर मशीन भी प्राप्त होता है। यद्यपि कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने प्रकाशनों में पूर्ण रूप से विकल्प B के अनुरूप ही दिया है, जो कि होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ना कि ऑटोमेटिक टेलर मशीन। बैंकिंग के संदर्भ में ATM का क्या तात्पर्य है? बैंकिंग के संदर्भ में ATM का तात्पर्य है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। DTP का पूरा नाम क्या है? DTP का पूरा नाम क्या है? डेस्कटॉप पब्लिशिंग, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। तो DTP का पूरा नाम है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। भारतीय राष्ट्रीय ग्रिड कंप्यूटिंग इनिशिएटिव फॉर साइंटिफिक इंजीनियर एंड इकोनॉमिक कम्युनिटी का नाम है, तो यह है गरुड़। तो भारतीय राष्ट्रीय ग्रिड कंप्यूटिंग इनिशिएटिव फॉर साइंटिफिक इंजीनियरिंग एंड एकेडमिक कम्युनिटी का नाम है गरुड़। तो भारतीय राष्ट्रीय ग्रिड कंप्यूटिंग इनिशिएटिव फॉर साइंटिफिक इंजीनियर एंड एकेडमिक कम्युनिटी का नाम गरुड़ है, जो भारत का प्रथम देशव्यापी कंप्यूटेशन ग्रिड है और भारत में इससे 17 शहरों में फैले 45 संस्थानों को जोड़ा जाएगा। मोबाइल फ़ोनों में प्रयुक्त CDMA प्रौद्योगिकी है। तो CDMA क्या है? तो CDMA है कोड डिवीज़न। CDMA क्या है? कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। CDMA क्या है? कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस, कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। CDMA का पूरा नाम कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस है। निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? MSP होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, NMA होता है नेशनल मूवमेंट्स अथॉरिटी, PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, NGT नेशनल ग्रोथ ट्रिब्यूलेशन। तो NGT गलत है यहाँ पे। देखिए PIL का फुल फॉर्म होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, सही है। NMA का होता है नेशनल मोनूमेंट्स अथॉरिटी, ये भी सही है। CMSP मिनिमम सपोर्ट मूल्य, ये भी सही है। लेकिन जो NGT है नेशनल ग्रोथ ट्रिब्यूलेशन, ये सही नहीं है। तो NGT का पूरा रूप है नेशनल ग्रोथ ट्रिब्यूनल है, ना कि नेशनल ग्रोथ। देखिए NGT का फुल फॉर्म क्या होता है? रियल में होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, और यहाँ पे लिखा है ग्रोथ, इसलिए ये गलत होगा है। तो NGT का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। MCA का पूरा नाम है, MCA का पूरा नाम क्या है? मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। नहीं कहते यार, क्या कर रहे हो पढ़ाई में? MCA तो मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है। MCA क्या होता है? मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो MCA का पूरा नाम होता है मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। NIS का पूरा नाम है, NIS का पूरा नाम है नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। MRI का पूरा नाम क्या है? तो MRI का पूरा नाम क्या है? MRI का पूरा नाम क्या है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो MRI का पूरा नाम है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। यह रेडियो फ्रिक्वेंसी और चुंबकीय क्षेत्र सिद्धांत पर कार्य करता है। ITCJ का पूरा नाम क्या है? पूरा है ITCJ का पूरा फुल फॉर्म क्या है? I फॉर इंटर, T फॉर ट्रॉपिकल, C फॉर कन्वर्जेंस,
जेड फॉर जॉन। तो ITCJ का पूरा नाम है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। तो ITCJ का जेड का पूरा नाम इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है। ILO का सही विस्तार निम्नलिखित में से क्या है? तो ILO का सही विस्तार है इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन। ILO का सही विस्तार क्या है? इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन। तो ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन या अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ILO का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। उस स्थापना कब हुई थी? 1919 में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अंतर्राष्ट्रीय आधारों पर मजदूरों तथा श्रमिकों के हित के लिए नियम बनाता है। यह संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट संस्था है। वर्ष 1969 में संगठन को उसकी 50वीं वर्षगांठ पर नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। LHC किस मशीन के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है? तो LHC किसके लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है? तो लार्ज हेड्रॉन कोलाइजर। LHC किसके लिए है? लार्ज हेड्रॉन कोलाइजर। तो LHC का फुल फॉर्म क्या है? लार्ज हेड्रॉन कोलाइजर। तो लार्ज हेड्रॉन कोलाइजर यह एक विश्व का सबसे विशाल और शक्तिशाली कण त्वरक है। यह सर्न की महत्वाकांक्षी परियोजना है। यह जेनेवा के समीप फ्रांस एवं स्विट्जरलैंड की सीमा पर जमीन के नीचे स्थित है। सर्न निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? देखिए SPM सस्पेंड पार्टिकुलेट मैटर, ठीक है। COD केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। SPM सस्पेंड पार्टिकुलेट मैटर तथा CDO केमिकल ऑक्सीजन डिमांड दोनों, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड दोनों। तो C है, ठीक है। C है सस्पेंड दोनों ही सही हैं। SPM भी सही है, सस्पेंड पार्टिकुलेट मैटर, ठीक है। और CDO केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये दोनों ही सही हैं, ठीक है। तो याद रखें आप कि COD सस्पेंड ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है, जबकि SPM सस्पेंड पर्टिकुलर मैटर, ये दोनों सही हैं। IMF किसका संक्षिप्त रूप है? IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का संक्षिप्त रूप है, ठीक है। तो IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यह अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो अपने सदस्य देशों की वैश्विक आर्थिक स्थिति पर नज़र रखने का काम करती है। यह अपने सदस्य देशों को आर्थिक और तकनीकी सहायता प्रदान करती है। यह संगठन अंतर्राष्ट्रीय विनिमय दरों को स्थिर रखने के साथ साथ विकास को सुगम करने में सहायता प्रदान करती है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। अब चलिए, हमने पढ़ा शॉर्ट फॉर्म, अब हम पढ़ते हैं कुछ मुद्राएं, जो किस देश की कौन सी मुद्रा है ये भी पूछ लिया जाता है आपसे, ठीक। तो देखिए, नेपाल की आधारिक मुद्रा है नेपाली रुपया। देखिए, नेपाल भारत का ही हिस्सा था, तो भारत में रुपया चलता है, तो इसलिए रुपया ही नेपाल में चला, लेकिन वो भारत से अलग होकर नेपाल बन गया, इसलिए उस रुपया को नेपाली रुपया कहने लगे, ठीक है, नेपाली रुपया कहने लगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम समझते हैं बात को। नेपाल की मुद्रा है, तो नेपाल की मुद्रा रुपया ही है। तो नेपाली रुपया नेपाल की मुद्रा है। टका बांग्लादेश की मुद्रा है। टका किसकी है? बांग्लादेश की है। और रुपया पूर्व तिमोर की तथा डॉलर अमरीकी मुद्रा है। अन्य देश जिसकी मुद्रा रुपया है वह हैं, किसकी मुद्रा रुपया है? पाकिस्तान, ठीक है, श्रीलंका, इंडोनेशिया, ठीक है, मालदीव, मॉरिशस, सेशेल्स एवं भारत, इन सब की जो मुद्रा है वो रुपया है। म्यांमार की मुद्रा है। म्यांमार की मुद्रा क्या है? क्वाथ। क्या है? क्वाथ। म्यांमार की मुद्रा क्वाथ है। टका बांग्लादेश की मुद्रा है। यूरोपीय संघ की साझी मुद्रा को क्या नाम दिया जाता है? यूरो। यूरोपीय संघ की साझी मुद्रा को क्या नाम जाता है? यूरो। तो यूरोपीय संघ की साझी मुद्रा का नाम यूरो है। 1 जनवरी 2015 को यूरोपीय संघ
ने आधिकारिक रूप से लिथुआनिया को यूरो क्षेत्र के 19वें सदस्य के रूप में अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। इसी प्रकार यूरोपियन यूनियन के कुल 28 सदस्यों से 19 देशों यूरो मुद्रा को अपना चुके हैं। नगुल ट्रम किस देश की मुद्रा है? भूटान। नगुलम ट्रम किस देश की मुद्रा है? नगुलम ट्रम भूटान की मुद्रा है। नगुलम ट्रम किसकी है? नगुलम ट्रम भूटान की है। रुपया की जगह नगुलम ट्रम वर्ष 1974 से भूटान की मुद्रा है। तो लाओस में कौन की मुद्रा क्या है? किप। नेपाल की मुद्रा है नेपाली रुपया, और बांग्लादेश की है टका, और भूटान की है नगुल ट्रम। भूटान की है नगुल ट्रम। युआन किस देश की मुद्रा है? युआन चीन की मुद्रा है। युआन किस देश की मुद्रा है? युआन चीन की मुद्रा है। तो चीन की मुद्रा है युआन। जापान की है जापानी येन। इटली की है यूरो, क्योंकि ये यूरोपियन यूनियन का सदस्य है। और यूगोस्लाविया की है यूगोस्लाव दिनार। रेंड किस देश की मुद्रा है? रेंड जो है वो नमीबिया की है। रेंड किसकी है? नमीबिया की है। तो रेंड मुख्यतः दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा है, किंतु नमीबिया में भी नमीबियन डॉलर के साथ साथ साउथ अफ्रीकन रेंड का प्रचलन भी है। अब आते हैं कुछ जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तो कौन सा देश बहुक्षेत्रीय तकनीक और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल का सदस्य नहीं है? पाकिस्तान। पाकिस्तान बंगाल की खाड़ी पहल का सदस्य नहीं है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, मालदीव तथा म्यांमार देशों में से कौन सा देश क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षिण एशियाई संगठन SAAISAA दक्षिण, देखिए किसका, इसका फुल फॉर्म क्या है? एस फॉर दक्षिण, साउथ, ठीक है, एशिया संगठन एसोसिएशन, ठीक है, इसका फुल फॉर्म ये है। तो ये म्यांमार, नेपाल, मालदीव, चीन, अफगानिस्तान में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? चीन है। देखिए सार्क का कौन सा सदस्य नहीं है? चीन सार्क का सदस्य नहीं है, ठीक है। नेपाल भी है, मालदीव भी है, ठीक है, और अफगानिस्तान भी है, लेकिन चीन नहीं है। न्यू स्टार्ट सामरिक शस्त्र न्यूनीकरण संधि संयुक्त राज्य अमेरिका तथा रूसी संघ के बीच एक परमाणु हथियार न्यूनन संधि है। भारत सरकार ब्रिक्स, बिम्स्टेक तथा नाटो में से किस एक संगठन का सदस्य नहीं है? नाटो का। भारत सरकार नाटो का संगठन सदस्य नहीं है, जबकि ब्रिक्स का भी है, बिम्स्टेक का भी है। किस देश के साथ भारत से असैन्य परमाणु करार पर हस्ताक्षर करने वाला प्रथम परमाणु हथियार अप्रसार संधि NPT का गैर सदस्य देश बन गया है? जापान के साथ। तो किस देश के साथ भारत असैन्य परमाणु करार पर हस्ताक्षर करने वाला प्रथम परमाणु हथियार अप्रसार संधि का गैर सदस्य बन गया है? वो है जापान। ब्राजील, चीन, जापान तथा भारत में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है? चीन जो है वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। ना तो ब्राजील है, ना जापान है, और ना ही भारत है। G20 समूह में कितने सदस्य हैं? 20 हैं। मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण अधिनियम ATCR 1947 G7 देशों द्वारा स्थापित किया गया था। भारत मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था MTCR भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था 35वां सदस्य बन गया है। आधिकारिक तौर पर श्रीलंका का पारंपरिक नाम क्या है? आधिकारिक तौर पर श्रीलंका का पारंपरिक नाम है डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका। सेशेल्स, श्रीलंका, भारत तथा चीन में कौन सा देश हिंद महासागर तटीय क्षेत्रीय सहयोग संघ
का सदस्य नहीं है वह है चीन। कौन सा देश G4 देशों में नहीं आता? पाकिस्तान नहीं आता G4 देशों में। खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? रोम में है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO से संबंधित है, जहाज विनियमन से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, ठीक है। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, IMO। किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है? द हेग। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO तथा नासा की जेट प्रोपोर्शनल लेबोरेटरी JPL द्विआवृत्ति इस्तेमाल करने वाली विश्व की सबसे महंगी पृथ्वी प्रतिबिंब उपग्रह पर कार्य कर रहे हैं। इसका नाम है निसार। तो देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो ISRO है ना, तथा नासा की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी जो JPL है, वो द्विआवृत्ति इस्तेमाल करने वाली विश्व की सबसे महंगी पृथ्वी प्रतिबिंबन उपग्रह कितनी महंगी? सबसे महंगी पृथ्वी प्रतिबिंबन उपग्रह पर कार्य कर रहे हैं। इसका नाम है निसार। निसार मतलब नासा और ISRO, इसलिए इसका नाम निसार है। भारत की फिल्म और टेलीविज़न संस्था कहाँ स्थित है? पुणे में है। भारत की फिल्म और टेलीविज़न संस्था कहाँ है? पुणे में। संयुक्त राष्ट्र का ग्रीन जलवायु कोष का मुख्यालय किस देश में है? दक्षिण कोरिया में। संयुक्त राष्ट्र का ग्रीन जलवायु कोष का मुख्यालय कहाँ है? दक्षिण कोरिया में। राष्ट्रीय खेल रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ है? नई दिल्ली में। भारत का पहला रेल विश्वविद्यालय कहाँ खुलेगा? बड़ौदा, गुजरात, ठीक है। किस स्मारक को भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहते हैं? इंडिया गेट को भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहते हैं। भारत के राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार, ठीक है, का मुख्यालय कहाँ पर है? पुणे में है। राजस्थान में परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? रावतभाटा में है। भारतीय सेना का तोपखाना विद्यालय स्कूल ऑफ आर्टिलरी कहाँ स्थित है? देवमाली, नासिक में। सार्क का सचिवालय कहाँ स्थित है? काठमांडू में। तो देखिए पढ़ते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र खेल संस्थान कहाँ है? ये पटियाला में। कहाँ पे है? पटियाला में। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान एशिया का सबसे बड़ा खेल संस्थान है, जो पटियाला में स्थित है। कहाँ पे है? पटियाला में। NIEN राष्ट्रीय पोषण संस्थान का कार्यालय कहाँ पे है? ये हैदराबाद में। कहाँ पे है? ये हैदराबाद। NIN राष्ट्रीय पोषण संस्थान का केंद्र कार्यालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। राष्ट्रीय पोषण संस्थान का केंद्रालय हैदराबाद में स्थित है। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है? ये हैदराबाद में है, ठीक है। तो राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान अकेडमी नार्म नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट की स्थापना भारतीय कृषि अनुसंधान ICAR द्वारा वर्ष 1976 हैदराबाद में की गई थी। यह संस्था कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान में प्रबंधन के लिए कार्य करती है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी और अनुसंधान संस्थान मैसूर में है। तो केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी और अनुसंधान संस्थान सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर में स्थित है। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? ग्वालियर में है। तो लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान की स्थापना 1957 में ग्वालियर में की गई थी, जिसे अब लक्ष्मीबाई नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिकल एजुकेशन के नाम से जाना जाता है। भारत का कॉफ़ी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये देखिए कहाँ पे है। भारत का कॉफ़ी अनुसंधान संस्थान कर्नाटक के चिकमंगलूर में स्थित है। कहाँ पे? कर्नाटक के चिकमंगलूर में। पोत निर्माण यार्ड माझगांव डॉक कहाँ स्थित है? मुंबई में है। तो माझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है, जो भारत में एक अग्रणी जहाज निर्माण एवं प्रति तट संरचना यार्ड है। वर्ष 1960 में भारत सरकार द्वारा इसे अधिग्रहण किया गया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी स्थित है, यह है रायबरेली में।
तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी फुर्सतगंज रायबरेली में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? यूएनओ यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। कहाँ पे? न्यूयॉर्क का। तो संयुक्त राष्ट्र संघ जो सदस्य 193 देशों का संगठन है की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो। हाँ, तो देखिए निम्न में से किस संगठन का मुख्यालय जेनेवा में नहीं है? तो देखिए विश्व मौसम विज्ञानी संगठन, ठीक है, जेनेवा में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय भी जेनेवा में है। लेकिन खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय जेनेवा में नहीं है। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय जेनेवा में नहीं है। इसका मुख्यालय रोम इटली में स्थित है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का मुख्यालय कहाँ है? इनका भी जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इनका भी किस में है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को। देखिए 1947 में अपना देश आज़ाद हुआ था, उसके एक साल बाद 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी। ठीक है, इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। वर्तमान में WHO के 194 सदस्य हैं। ठीक है, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन किस वर्ष में अस्तित्व में आया था? ये 1995 में आया था। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब अस्तित्व में आया? 1995 में आया। तो देखिए पढ़ते हैं, विश्व व्यापार संगठन एक वैश्विक संगठन है जिसकी स्थापना राष्ट्रों के बीच सुव्यवस्थित और व्यक्त व्यापार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई है। WTO 1 जनवरी 1995 को अस्तित्व में आया। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो विश्व व्यापार को उदार बनाने तथा उसकी निगरानी का कार्य करती है। क्या करती है? विश्व व्यापार को उदार बनाने और उसकी निगरानी का कार्य करती है कि भाई जो विश्व में व्यापार है वो ठीक ढंग से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कोई देश कुछ गड़बड़ी तो नहीं कर रहा है, ऐसा ये देखभाल करती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है आपका? WTO का मुख्यालय कहाँ है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय भी जेनेवा में है और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय भी जेनेवा में है। विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। निम्नलिखित में से कौन सा देश हिंद महासागर तटीय महाक्षेत्र सहयोग संगठन IORA का सदस्य नहीं है? तो IORA का सदस्य कौन नहीं है? बताएंगे। तो IORA का सदस्य नहीं है चीन। देखिए इंपॉर्टेंट है, 2017 में आया है, चीन नहीं है। तो हिंद महासागर तटीय क्षेत्रीय सहयोग संगठन 7 मार्च 1977 को पोर्ट लुइस जिसे मॉरिशस भी कहते हैं में अस्तित्व में आया। इस संगठन के 14 संस्थापक सदस्य थे। वर्तमान में इसके 21 सदस्य देश हैं। कितने हैं? 21 सदस्य देश हैं। ये हैं भारत, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका, सिंगापुर, ओमान, यमन, तंजानिया, केन्या, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका, मॉरिशस, बांग्लादेश, ईरान, सेलेस, थाईलैंड और मेडागास्कार, सोमालिया, कोमोरोस, संयुक्त अरब अमीरात इसके 7 वार्ता देश हैं। कौन कौन से? चीन, फ्रांस, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, मिस्र, जर्मनी और UK।
परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब हुआ था? परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन अगस्त 1948 को हुआ था। अगस्त 1948 को क्या हुआ था? परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन हुआ था अगस्त 1948 को। तो परमाणु ऊर्जा आयोग का भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन संचालित एक शासकीय निकाय है, शासी निकाय है। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन 1948 में अगस्त 1948 में वर्तमान में KN व्यास परमाणु आयोग के, देखिए अब तो बदला गए होंगे, ये तो 2006 में थे, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये वियना में है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? ये वियना में है। तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन एजेंसी का मुख्यालय वियना ऑस्ट्रेलिया में स्थापित है। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1957 को की गई थी। कब की गई थी? 29 जुलाई 1957 को की गई थी। देखिए ये याद ना रखें आप, क्योंकि ये ओल्ड क्वेश्चन है। तो ये तो बदला गए होंगे महानिदेशक वगैरह, तो ये करंट की चीज़ है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूरोपीय संघ का मुख्यालय है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में स्थित है। तो यूरोपीय महाद्वीप के 28 देशों के बीच आर्थिक एवं राजनीतिक समझौता या साझेदारी में शामिल सदस्यों के संघ को यूरोपियन संघ कहा जाता है। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में स्थित है। निम्न में से कौन सा संगठन और उसका मुख्यालय गलत ढंग से हुआ है? देखिए आपको इतना तो पता है, कितना पता है आपको कि देखिए कौन सा गलत है, हमें ये बताना है। पहला गलत है बस, बाकी देखिए इंटरपोल संगठन का मुख्यालय लियोन में है। अंतर्राष्ट्रीय डाक संघ बर्न में है। कहाँ पे है? बर्न में है। और खाद्य तथा कृषि संगठन रोम में है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन लंदन में नहीं है। तो वर्ष 1944 में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन 192 सदस्य का मुख्यालय मॉन्ट्रियल, कनाडा में स्थित है। इसके क्षेत्रीय कार्यालय बैंकॉक, काहिरा, डाकार, लीमा, मैक्सिको शहर, नैरोबी, पेरिस तथा बीजिंग में स्थित है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कहाँ स्थित है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय बंगलुरु में है। इसरो से संबद्ध भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला तथा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद में है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम में है। तिरुवनंतपुरम में है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम, त्रिवेंद्रम, केरल में स्थित है। इसकी स्थापना 1962 में हुई थी। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र त्रिवेंद्रम में स्थित है। हैदराबाद अपने संग्रहालय के लिए प्रसिद्ध उस संग्रहालय का नाम बताइए। हैदराबाद अपने संग्रहालय की प्रसिद्ध उस संग्रहालय का नाम है सालार जंग संग्रहालय। कौन सा संग्रहालय? सालार जंग संग्रहालय। तो हैदराबाद स्थित संग्रहालय का नाम सालार जंग संग्रहालय है। भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। तो भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। भारतीय स्टेट बैंक SBI का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। देखिए SBI भारत की एक बहुत बड़ी बैंक है जिसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। इससे पहले इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता है। भारत में निम्नलिखित में से किस शहर में एक से अधिक रेलवे अंचलों की मुख्यालय हैं? तो ये है कोलकाता और मुंबई दोनों में। तो भारत में कोलकाता और मुंबई शहर में एक से अधिक रेलवे अंचलों के मुख्यालय हैं। जैसे सेंट्रल रेलवे कहाँ पे है? मुंबई में है। वेस्टर्न रेलवे मुंबई में है। ईस्टर्न रेलवे कोलकाता में है मुख्यालय। सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय मुंबई में है। वेस्टर्न रेलवे का मुख्यालय मुंबई में है। ईस्टर्न रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में है। और साउथ ईस्टर्न रेलवे का मुख्यालय गोल्डन रीच कोलकाता में है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन कहाँ स्थित है? राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन कहाँ स्थित है? ये हैदराबाद में है। ये कहाँ पे? हैदराबाद। राजीव गांधी हवाई अड्डा। तो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है? ये शमशाबाद, हैदराबाद,
शमशाबाद हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। इसे हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय विमान पतन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? ये हैदराबाद में है। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद में स्थित है। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को प्रशिक्षण देती है, जिनका चयन पूरे भारतवर्ष में संचालित की जाने वाली सिविल सेवा परीक्षाओं के माध्यम से किया जाता है। कौन सी अकेडमी? देहरादून। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, ठीक है, ये तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? ये नई दिल्ली में है। तो नेशनल राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की स्थापना संगीत नाटक अकादमी द्वारा वर्ष 1959 में की गई थी, दिल्ली में की गई। वर्ष 1975 में इसे एक स्वायत्त संस्था बना दिया गया। यह संस्था रंगमंच के माध्यम में प्रशिक्षण प्रदान करती है। नेक्स्ट पे आते हैं, केंद्रीय औसत अनुसंधान संस्था क्या है? क्या बताना क्या है? निम्न में से सूची एक कौन अंकित स्थान का अनुसार गलत दर्शाए? गलत, हाँ गलत। तो केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्था रुड़की में है। ठीक है। केंद्रीय खनन व ईंधन अनुसंधान संस्था धनबाद में है। ठीक है, झारखंड। और इसके बाद में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्था जोधपुर में है, लेकिन जो केंद्रीय औसत अनुसंधान संस्था कानपुर में नहीं है। तो केंद्रीय औसत अनुसंधान संस्था CDRI लखनऊ में स्थित है। यह बहुविषयक शोध प्रयोगशाला है। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये लखनऊ में है। तो भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये लखनऊ में। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये देहरादून में है। कहाँ पे है? देहरादून में। तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत भारतीय सर्वेक्षण विभाग भारत सरकार के सबसे पुराने विभागों में से एक है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। SAARC कृषि केंद्र किस शहर में स्थित है? ये ढाका में है। SAARC कृषि केंद्र किस शहर में स्थित है? ये ढाका में है। तो क्षेत्रीय सहयोग हेतु दक्षिण एशियाई संगठन सार्क कृषि केंद्र ढाका बांग्लादेश में स्थित है। वर्ष 2007 में इसका नाम सार्क एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन सेंटर कर दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है। तो संयुक्त राष्ट्रीय शैक्षणिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है। तो देखिए ये पेरिस में है। तो पेरिस में है। तो यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त राष्ट्र संघ की सांस्कृतिक गतिविधियों की सर्वप्रथम संस्था है, जिसका उद्देश्य शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति के प्रसार तथा राष्ट्रों के बीच बौद्धिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों में सहयोग के माध्यम से मानव सभ्यता एवं संस्कृति के विकास में योगदान देना है। इसकी स्थापना 4 नवंबर 1946 को हुई थी। इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। वर्तमान में इस संस्था के महानिदेशक, ये याद मत रखना, ठीक है, बाकी सब याद रखो। नेक्स्ट पे आते हैं, पूरे विश्व में बाल कल्याण से संबंधित एकमात्र संगठन कौन सा है? यूनिसेफ। यूनिसेफ जो है वो बाल कल्याण से संबंधित एकमात्र संगठन है। तो दिसंबर 1946 में स्थापित यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, यूनिसेफ पूरे विश्व में बाल कल्याण से संबंधित एकमात्र संगठन है। इस संगठन का मुख्यालय न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। लीग ऑफ नेशंस की स्थापना कब हुई थी? लीग ऑफ नेशन गड़बड़ हो गया रे मामला, किधर गई रे? हाँ ये आ गई। लीग ऑफ नेशंस की स्थापना कब हुई थी? तो ये 10 जनवरी 1920 की हुई थी। लीग ऑफ नेशंस राष्ट्र संघ की स्थापना 10 जनवरी 1920 को जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुई थी। यह पेरिस शांति सम्मेलन के परिणाम स्वरूप संयुक्त राष्ट्र संघ के पूर्ववर्ती के रूप में गठित किया गया एक अंतरशासकीय संगठन था।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य की कार्य अवधि कितनी है? ये 2 वर्ष है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य की कार्य अवधि कितनी है? 2 वर्ष है, याद रखें। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद 10 अस्थायी सदस्य होते हैं जिनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। इस सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य होते हैं। ये हैं कौन कौन से स्थायी सदस्य हैं? चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका इसके स्थायी सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? ये देखिए, भारत तो है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है भारत, ठीक है। इसमें भी भारत है तो भारत तो है ही नहीं है, ठीक है। अब इनमें से कोई कोई सा हो सकता है? चीन, फ्रांस, यूके और यूएस, या यूके, यूएस, चीन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। ये नहीं, बी सही है। कौन सा सही है? बी। तो चीन, फ्रांस, रूस, यूके, यूएस। तो URFC, यूके, यूएस, रूस और फ्रांस, चाइना, ठीक है। URFC है। निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है? वो है ऑस्ट्रेलिया। निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र इस परिषद का स्थायी सदस्य है? वह है ऑस्ट्रेलिया। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? ये हैं 6। तो संयुक्त राष्ट्र को प्रमुखतः 6 अंगों में बांटा गया है। इसमें महासभा पर सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्यासी परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय एवं सचिवालय। इसके अलावा आवश्यकता पड़ने पर नए अंग सृजित किए जा सकते हैं। इन अंगों का कार्य मुख्यतः विश्व के देशों के साथ सामंजस्य स्थापित कर उनकी सहायता एवं वैश्विक योजनाओं को क्रियान्वित करना है। इन 6 अंगों को भी सहायक विभाग हैं, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। तो अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के प्रयासों द्वारा 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। संस्थापक सदस्य देशों में भारत भी शामिल था। देखिए, यूएनओ की स्थापना हुई थी जब भारत भी था, लेकिन भारत जब गुलाम था इसलिए स्थायी सदस्य नहीं बन पाया। और आज इसकी बहुत बड़ी कमजोरी बन गई है भारत की, क्योंकि भारत जब भी कोई कुछ भी करता है बड़े लेवल पे, तो चीन के पास इसकी स्थायी सदस्यता है तो वो वीटो लगा देता है। तो भारत बहुत परेशान है इस बात से, ठीक है। 26 जून 1945 को 50 सदस्य राष्ट्रों ने हस्ताक्षर किए थे। पोलैंड भी संस्थापक सदस्यों में से एक था, लेकिन 26 जनवरी 1945 को अनुपस्थित होने के कारण, किस दिन अनुपस्थित रहे? 26 जून 1945 को अनुपस्थित होने के कारण इसने 15वें संस्थापक सदस्य के रूप के बाद में हस्ताक्षर किया, ठीक है। भारत संयुक्त राष्ट्र में कब शामिल हुआ था? ये हुआ था अपना 1945 में। संयुक्त राष्ट्र का पहला महासचिव था? तो ये था त्रिगबेली। तो ये कौन था? त्रिगबेली। तो संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव नॉर्वे के त्रिगबेली थे। इनका कार्यकाल वर्ष 1946 से 1953 तक रहा। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का महासचिव बनने वाला पहला अफ्रीकी कौन है? बुतरोस घाली। कौन? बुतरोस घाली। डॉक्टर बुतरोस घाली संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनए के पहले अफ्रीकी महासचिव थे। वे मिस्र के निवासी थे। इनका कार्यकाल वर्ष 1992 से 1996 तक था। इनके तत्काल बाद कोफी अन्नान संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बने। वे भी अफ्रीकी घाना के निवासी थे। इनका प्रथम कार्यकाल 1997 से 2002 तक था। इसके उपरांत दूसरे कार्यकाल के लिए पुनः वे निर्वाचित हुए थे। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कोई भी हो सकते हैं, ये आप याद ना रखें क्योंकि ये 2017 का डाटा है। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।